हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सिर्फ अमित महाजन एंड वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। अर्जुनास, कैसे हैं आप सब लोग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो यार तुम सब लोग। जय राम जी की, जी जी, जय श्री राम। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे जी, राधे राधे। और सुनाओ तुम, जो भी भगवान रह गए हैं सबके नाम ले लो, ठीक है। एक भगवान ही है जो अब तुम्हारी नैया पार लगा सकता है 11th में से। राम राम सारे भाई। अरे बिल्कुल, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। लव यू सर, लव यू टू ब्रदर, सिस्टर, जो भी थे तुम। जी 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 जी। आप कैसे हैं सर। मैं बचपन से मस्त। तुम लोग सुनाओ, तुम लोग कैसे हो। राम राम जी, राम राम। चलिए क्लास की शुरुआत करें, है ना। आप लोगों को जान के खुशी होगी, हमारा एक नया चैप्टर शुरुआत हो रहा है जिसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो इक्विलिब्रियम एक ही चैप्टर दे रखा है, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयनिक इक्विलिब्रियम को कंबाइन करके दे रखा है। हम लोग यहां पर दो चैप्टर में पढ़ाते हैं, पहले केमिकल इक्विलिब्रियम फिर आयनिक इक्विलिब्रियम। मेरे फेवरेट चैप्टर्स में से एक है, दैट इज इक्विलिब्रियम। मुझे पढ़ना पढ़ाना, वैसे तो पूरी फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाना है मुझे बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट पूरी केमिस्ट्री पढ़ाने में मुझे अच्छा लगता है, फिजिकल हो, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक हो, ठीक है। बट हाँ, इक्विलिब्रियम से थोड़ा ज्यादा प्यार है मेरा, ठीक है। जी जी, कल टेस्ट है आप लोगों का, बहुत बढ़िया जी, है ना। चलिए शुरू करें, फिर नया चैप्टर शुरुआत करें, ठीक है ना। वो जो कहने है तुम्हारे दिल में जो क्वेश्चन है, डाउट ग्रुप में अभी तक वो क्वेश्चन आ भी चुका होगा मेरे ख्याल से। सर मेरा बैकलॉग है, मैं इधर से शुरू कर सकता है क्या। फिर तेरे को बताना चाहता है तू इधर से शुरू कर ले, ठीक है। थोड़ा सा तेरे को पता होना चाहिए कि मोलारिटी मोलालिटी क्या होती है, या छोटा मोटा एंथैल्पी के बारे में। बट हाँ, अगर इतनी चीजें भी पता होंगी तो 100% चैप्टर जो है वो शुरू होगा, ठीक है। समझ आएगा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ये देखा, ये देखा, मैंने बोला था सर फिजिकल केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स का बैकलॉग है, उसको छोड़ के चैप्टर पढ़ सकते हैं क्या। सर मेरा बैकलॉग था, अब बस एक लेक्चर का बचा थर्मोडायनेमिक्स, क्या मैं शुरू कर सकता हूं। सर इफ आई हैव सम बैकलॉग देन वी कैन स्टार्ट फ्रॉम दिस चैप्टर। आई हैवंट वॉच्ड ऑल द लेक्चर्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कैन आई कंटिन्यू फ्रॉम हियर। सर ये मेरा पहला क्लास है ऑनलाइन बैच में 3.0 से, ठीक है। मोल कंसेप्ट का बैकलॉग कंप्लीट किया, इधर से कर सकता हूं क्या। सर मेरा थर्मोडायनेमिक्स का बैकलॉग है, मैं यहां से स्टार्ट कर सकता हूं। थर्मोडायनेमिक्स देखा, इसे बोलते हैं ऑनलाइन में ऑफलाइन का फील ना। मैं कितने अच्छे तरीके से तुम्हें जानता है ये तुमने देख लिया। उनको पता था कि कुछ ना कुछ तो इधर होंगे जो कहेंगे ये सर मेरा बैकलॉग है, मैं इधर से स्टार्ट कर लो। कर तू कर, ठीक। इसी को बोलते हैं 20 साल का एक्सपीरियंस। यस 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 यस। चलिए शुरू करें फिर आज की क्लास है केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। बैकलॉग क्रिएट ना होने दे यार, है ना। आधे आईआईटी के सपने तो ये बैकलॉग अपने साथ ही लेके डूब जाएगा। अनफॉर्चुनेट है बट बात सच है ना। आधे से ज्यादा सपने ये बैकलॉग ही तोड़ देगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं जिसका बैकलॉग क्रिएट हो गया उसका सिलेक्शन नहीं हो सकता, नो। बट मैं कह रहा हूं कि कईयों का बैकलॉग क्रिएट हो जाता है, वो उसको कंप्लीट ही नहीं कर पाते हैं कभी भी, और फिर ऑब्वियसली फ्लो थोड़ा ढीला हो जाता है और वो सपना कहीं एंड में जाके टूट जाता है। तो ऐसी हरकतें ना होने दे, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, ठीक है। शुरू कोशिश करिए कि अब केमिकल इक्विलिब्रियम आप स्टार्ट कर रहे हैं तो अब बैकलॉग इसमें ना हो। रूल्स टू अटेंड द क्लास, शांत जगह बैठिए, है ना। हेडफोन लगा रखे हो, कॉपी पेन तुम्हारे पास होना चाहिए ताकि तुम लिख सको, है ना। टाइपिंग ना कर सको, लिख सको, इसी कारण कॉपी पेन बोलते हैं तुम्हारे साथ हम, ठीक है। कभी भी किसी क्लास को 10-15-20 मिनट बाद नहीं ज्वाइन करने का है। अगर ज्वाइन किया भी है तो शुरू से देख, बीच में तो पिक्चर समझ नहीं आती, ये तो फिर केमिस्ट्री का लेक्चर है वे। और मिडिल ऑफ द चैप्टर में नहीं आना, जो आज के लिए एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि फर्स्ट क्लास है। मेक श्योर लास्ट क्लास के नोट्स को आप रिवाइज करके आए, होमवर्क कंप्लीट करके आए, डीपीपी सॉल्यूशन देखा करें, बहुत ज्यादा फायदा होगा इससे आपको, ठीक है। चैट में लाइव हो, रिकॉर्डेड हो, कुछ भी ऐसा नहीं लिखने का जिससे, ठीक है,
कहीं एडमिन बैठ के आपको ब्लॉक ना कर दे है। मैक्सिमम नोट्स क्लास के साथ बनाए, कुछ ना कुछ नोट्स हर एक बच्चे के रह जाते हैं, घबराने की कोनो जरूरत नहीं है। क्लास से 10-15 मिनट बाद अटैचमेंट्स में पीडीएफ फॉर्म में नोट्स आ जाते हैं, वहां से नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं। डाउट्स को डाउट सेक्शन में पूछे, अगर आप मुझसे आंसर लेना चाहते हैं तो ठीक है। एक स्लाइड पे अगर किसी ने वही डाउट पूछ लिया है जो आपका डाउट है, तो सेम डाउट पे क्लिक करें, दोबारा दोबारा एक डाउट को ना लिखें, कुछ नया है डेफिनेटली पूछें। वीडियोस को हाई स्पीड पे ना देखें अगर आप अंडरस्टैंडिंग बेटर रखना चाहते हैं तो। यस, there is one big flaw in your preparation and its name is backlog. बैकलॉग जब आ जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, दैट इज नॉट टुडे। आज बैकलॉग नहीं होगा, किसी और दिन होगा, होगा नहीं होगा, नहीं होगा, बट आज बैकलॉग नहीं होगा। ठीक है, क्या क्या पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, ठीक है, इक्विलिब्रियम के कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह पढ़ेंगे, यहीं तक ही हम लोग पहुंच पाएंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम काफी छोटा चैप्टर है, काफी जल्दी खत्म हो जाएगा, काफी आसान चैप्टर है, बस रेगुलरिटी मेंटेन करके रखिएगा। आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। सबसे पहले आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़नी है। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस क्या है, एक है इरिवर्सिबल, एक है रिवर्सिबल। ठीक है, नाम नजर आ ही रहा है आपको। इरिवर्सिबल किसे बोलते हैं, कैन नॉट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म। ठीक है, वो क्या होती हैं इरिवर्सिबल। मैं एग्जांपल समझाता हूं। आपने पोटेशियम क्लोराइड लिया एक्वस, उसमें पोटेशियम क्लोराइड को पानी में डाल रखा है, AgNO3 डाला एक्वस, दोनों को मिलके बना AgCl। व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, प्रेसिपिटेट मतलब नीचे बैठ जाता है ये, ठीक है, मोटे मोटे लंप की फॉर्म में, और साथ में क्या होगा, दैट इज KNO3 एक्वस। KCl और AgNO3 मिलके AgCl और KNO3 बना सकते हैं, बट AgCl और KNO3 मिलके अब दोबारा KCl और AgNO3 नहीं बना सकते हैं। कारण ये बीकर के नीचे बैठ गया है, ठीक है, व्हाइट प्रेसिपिटेट है, बीकर के नीचे बैठ गया है, अब ये दोनों मिलके ये नहीं बना सकते। इसे क्या बोलते हैं आप, इररिवर्सिबल रिएक्शन। क्या, इररिवर्सिबल रिएक्शन। सर कोई और एग्जाम्पल भी दे सकते हैं आप? हाँ बेटा, कोई सी भी ऐसी रिएक्शन जिससे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाए पर प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, उसे क्या बोलेंगे आप? ठीक है, दैट इज इररिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, और ये रहा रिवर्सिबल रिएक्शन। इट कैन कम बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म, है ना। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बन सकता है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बन सकता है। ठीक है, N2 और H2 आपस में मिलके क्या बनाएंगे, दैट इज 2NH3। 2NH3 टूट के N2 और H2 बना सकता है, रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट बना सकते हैं, प्रोडक्ट टूट के रिएक्टेंट बना सकता है। इसे क्या बोलेंगे आप, रिवर्सिबल रिएक्शंस, है ना। जब मान लीजिए दो जने कोई भी, है ना, रिलेशनशिप में है और वो बात करते हैं आपस में कि हमने शुरू में ये किया था, वो किया था, ये गलती करी थी, ये अच्छा करा था। ठीक है, अगर ये बातें आप एक अकेले रूम में कर रहे हैं, ठीक है, और किसी से कोई गलत लाइन बोली भी जाए तो वो कवर अप हो सकती है, क्योंकि आप अकेले एक रूम में हैं। आप कह देंगे नहीं मैं ये नहीं कहना चाहता था, मेरे कहने का मतलब ये था। ठीक है, वो रिवर्सिबल चेंज है, उसको डैमेज कंट्रोल किया जा सकता है। बट मान लीजिए आप किसी टॉक शो में गए हुए हैं और वहां जाके आप कोई ऐसी बात बोल दे जो आपको नहीं बोलनी चाहिए थी, ठीक है, फिर वो क्या हो जाता है, इररिवर्सिबल डैमेज हो जाता है। ठीक है, अब वो दोबारा उस डैमेज को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, जितनी मर्जी आप कोशिश कर ले। आप समझ गए होंगे मेरा इशारा किसकी तरफ है। बट लड़कों, तुम्हें खुश होना चाहिए इस बात को जान के कि अगर रणवीर सिंह भी किसी की चॉइस हो सकता है तो तुम किस खेत की मूली हो। समझ गए? यस, यही है इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल चेंज। जी 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 जी, आइए 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 टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। जो हमारा कॉन्सेप्ट है ना कि इक्विलिब्रियम आ सकता है, इक्विलिब्रियम नहीं आ सकता है, ये कॉन्सेप्ट है रिवर्सिबल रिएक्शंस का। किसका? रिवर्सिबल रिएक्शंस का। ठीक है, इक्विलिब्रियम। सर इक्विलिब्रियम होता क्या? अरे बताते हैं भाई, बताते हैं, रुक जाओ। बट ये एक लाइन आपको पता होनी चाहिए कि इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट है
रिवर्सिबल रिएक्शंस का। ये इररिवर्सिबल रिएक्शंस का कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर रिएक्शन इररिवर्सिबल है उसमें इक्विलिब्रियम हो ही नहीं सकता, रिवर्सिबल होगी तभी उसमें इक्विलिब्रियम हो सकता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए। ऐसा करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं और आप बताइए कौन सा चेंज रिवर्सिबल है और कौन सा इररिवर्सिबल है, कौन सा रिवर्सिबल है और कौन सा इररिवर्सिबल है। ये देखिए, ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8। बताइए कौन सा चेंज रिवर्सिबल है और कौन सा इररिवर्सिबल है। ठीक है, फिर पहले चेंज में क्या हो रहा है, आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो रही है। क्या आइस को मेल्ट करके वाटर बनाया जा रहा है? यस। क्या वाटर को दोबारा फ्रीज करके क्या आइस बनाई जा सकती है? हाँ सर, बनाई जा सकती है। इसी को दोबारा आप ट्रे में डालो और इसको फ्रीजर में रख दो, तो ये कौन सा चेंज है सर? ये रिवर्सिबल चेंज है। क्या है? रिवर्सिबल चेंज। ठीक है सर, ठीक है। ये वही है जो तुम लोग चैट में करते रखते हो, क्या आग लगी हो बस्ती में, हम रहते हैं मस्ती में। बिल्कुल वही हो रहा है। ये रहा कागज, कागज को जला दिया गया है। ठीक है, तो ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे बन रहा है? इस कागज का, पेपर का कंबशन करा दिया गया है। क्या अब जो राख बनेगी इधर, क्या वो राख से दोबारा पेपर बनाया जा सकता है? आंसर है नो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये कौन सा चेंज है? इररिवर्सिबल। रिवर्सिबल वाले को आर से लिख रहा हूं, इररिवर्सिबल वाले को आई से लिख रहा हूं। ठीक है, ये क्या है? ये एक सॉर्ट ऑफ पेपर क्लिप पेन है। ठीक है, पेपर क्लिप है। इस पेपर क्लिप को पहले आपने ये टेढ़ा मेढ़ा सा कर लिया। हाँ सर, जब भी हमें खुजली होती है और हाथ में ये पेपर क्लिप होता है तो हम इसे टेढ़ा मेढ़ा सा कर लेते हैं। क्या इससे दोबारा यही पेपर क्लिप बनाया जा सकता है? आंसर है यस, है ना? आंसर है यस। ये कर रहे थे, इसको टेढ़ा मेढ़ा सा कर दिया, तभी पापा ने देखा और बोला, ओए क्या कर रहा है तू? आप चुप करके उसको सीधा सा करके रख देते हो, है ना? पापा सॉरी, गलती हो गई। हाँ बिल्कुल, ये चेंज कौन सा है? रिवर्सिबल है। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पे, जो मैं यहां पर मतलब समझा रहा हूं कि हर एक क्ले, क्ले है नहीं, है ना? हर एक क्ले को अलग अलग रखा हुआ है, अभी भी अलग अलग है। देखो, ग्रीन वाला अलग है, ब्लू वाला अलग है, ये वायलेट वाला अलग है, पिंक वाला अलग है। बस आपने इसकी शेप चेंज कर दी है बेटा, सारे कलर्स को मिक्स नहीं किया है। अलग अलग क्ले को रखा हुआ है, अलग अलग क्ले, बस उसकी शेप चेंज कर दी है। क्या उससे ये दोबारा बनाया जा सकता है? हाँ सर, बनाया जा सकता है दोबारा। ऐसा ही एक मोल्ड ले लो, मोल्ड, जिसमें ये कलर डाल दोगे, ठीक है, ऊपर से अच्छे तरीके से वो कर दोगे, स्मूथ कर दोगे, तो यही दोबारा यही शेप बन जाएगी। ये भी क्या होगा? रिवर्सिबल। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने आंसर दिया जब डिफरेंट क्लेज आपने मिक्स नहीं करी है। अगर डिफरेंट क्लेज मिक्स कर दी आपस में, अब उनको सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है, पता ही है आपको। ठीक है, चलिए चलिए चलिए, ठीक है। नेक्स्ट ये है, आओ सिखाऊं तुम्हें अंडे का फंडा। क्या किया हुआ इन्होंने? एक एग था, उसका ऑमलेट बना दिया गया है। अगर एग से ऑमलेट बना दिया गया है तो ऑब्वियसली ऑमलेट से दोबारा एग नहीं बनाया जा सकता। ये क्या है? इररिवर्सिबल। ठीक है, यहां पर क्या है? ये चॉकलेट के क्यूब्स बने हुए थे, या सॉर्ट ऑफ एक रेक्टेंगल टाइप बना हुआ है, क्यूबॉइड टाइप बना हुआ है। इसको मेल्ट कर दिया गया है। अगर इसको मेल्ट कर दिया गया है, अब क्या दोबारा ये बनाया जा सकता है? हाँ, इसी को, मेल्ट हुई हुई को ऐसे ही एक सांचे में डालेंगे, है ना, उसमें डाल के फ्रीजर में रख देंगे, दोबारा बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा? रिवर्सिबल। ये है मक्की के दाने हैं, उससे पॉपकॉर्न बना लिया है। आपको पता, पॉपकॉर्न से दोबारा मक्की के दाने नहीं बनाए जा सकते, ये इरिवर्सिबल है। ये कोई डो है, डो से आपने जो भी, ये बन कहना है बन कह लो, ब्रेड कहना है ब्रेड कह लो, बना ली है, अब इससे ये दोबारा नहीं बनाया जा सकता। ये भी क्या है? इरिवर्सिबल। सर आंसर हमें ऑलरेडी पता थे, क्योंकि जो इरिवर्सिबल चेंज होते हैं वो सिंगल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। सिंगल, ये सिंगल एरो, सिंगल एरो, सिंगल एरो। ठीक है, बट जो रिवर्सिबल चेंज होते हैं उसमें डबल हेडेड एरो होता है, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर। तो आंसर तो ऑलरेडी शीट पर लिखे ही हुए थे। बहुत सही कह रहे हैं जी आप। ठीक है, तो कुछ 7-8 क्वेश्चन कर लिया आपने, जिससे आपको
पता चल गया कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज किसे कहते हैं। बच्चे कह रहे हैं सर 6th क्लास की याद आ गई, आनी भी चाहिए, क्योंकि जो ये मैंने शीट निकाली है मैंने खुद इंटरनेट से निकाली है और उसमें यही था, ये किसी छोटी क्लास की शीट थी, ठीक है, बट कम से कम समझाने के लिए। सर अभी तक आपने पढ़ाया है कि इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है। दूसरी बात आपने ये बताई है कि जो कॉन्सेप्ट है ना इक्विलिब्रियम का, वो रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए होता है। ठीक सर, अभी तक आपने ये नहीं बताया इक्विलिब्रियम क्या होता है। आइए इक्विलिब्रियम को समझते हैं। ठीक है, पहले एक डेली लाइफ के एग्जांपल से, फिर उसके बाद उसकी डेफिनेशन भी लिख देंगे। मान लीजिए ये एक एग्जामिनेशन हॉल है जिसके अंदर 50 स्टूडेंट्स जो हैं वो एग्जाम दे रहे हैं बैठ के। ठीक है, अभी एग्जाम स्टार्ट ही हुआ है और एक जाने को आई है ना, तो वो क्या कहेगा टीचर से, सर मे आई गो टू टॉयलेट। ठीक है, तो टीचर कहेगा हाँ चलो तुम चले जाओ। ठीक है, जैसे ही ये जाएगा, मान लीजिए प्रिंसिपल क्लास के अंदर आए, उन्होंने बोला टीचर से, अरे कितने बच्चे हैं क्लास के अंदर, कितने बच्चे हैं। उन्होंने बोला सर 50 हैं। प्रिंसिपल ने काउंट किए, 49 लिखने को ना, एक कहाँ है, वो किस खोपचे में छुपा के रखा है तुमने। कह रहा सर वो एक, वो गया है सर। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, गया, अच्छी बात है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, एक बच्चा ये अंदर आएगा, उसी टाइम है ना, दूसरे को होता नहीं है कभी वो छुआछात की बीमारी हो जाती है। एक जना कहता है कि मुझे वॉशरूम जाना है, ठीक है, जैसे ही एक बच्चा वापस आता है दूसरे वाला कहता है सर अब मुझे आई है ना, ये आई चलाई चलती रहेगी। एक जना आएगा, एक जना जाएगा, ये चलता ही रहेगा। ठीक है, मान लीजिए मान लीजिए मान लीजिए एक जना रूम में एंटर कर रहा है, एक जना रूम से बाहर जा रहा है, एक जना रूम में एंटर कर रहा है, एक जना रूम से बाहर जा रहा है। ठीक है सर, ठीक है। क्या हुआ, 1 घंटे के बाद प्रिंसिपल सर फिर वापस आए, उन्होंने पूछा, उन्होंने फिर दोबारा बच्चे काउंट किए, बच्चे अभी भी क्लास में 49 थे। तो टीचर से बुला के पूछा, इधर आओ इधर आओ, ये बताओ तुम, वो एक बच्चा अभी तक वापस नहीं आया क्या। ठीक है, टीचर कहेगा नहीं सर वो तो वापस आ गया है, बट इसके बाद इन सबको छुआछात की बीमारी हो गई है सर, एक आता है एक जाता है, एक जाता है एक आता है, एक जाता है एक आता है, एक आ जाता है एक आता है। इसे बोलते हैं स्टेज को इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं हम लोग, इक्विलिब्रियम। नंबर ऑफ persons coming inside the class is equal to number of persons going outside the class। इस स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। देखिए देखिए देखिए, शुरू में आपने रिएक्टेंट रखा और प्रोडक्ट था ही नहीं, था ही नहीं, तो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करेंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे। शुरू में रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है सर, ठीक है। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते जाएंगे। थोड़ी देर बाद प्रोडक्ट भी होंगे यहां पे, है ना। जब टाइम जीरो था, टाइम जीरो मतलब रिएक्शन स्टार्ट होने लगी थी, ठीक है, तब सिर्फ रिएक्टेंट था, प्रोडक्ट था ही नहीं। बट जैसे जैसे समय बीतता जाएगा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करके प्रोडक्ट बनाते जाएंगे। फिर एक ऐसा समय भी आएगा 1 2 5 मिनट के बाद जब प्रोडक्ट आपस में टकराएंगे और रिएक्टेंट बनाना शुरू कर देंगे। रिएक्टेंट आपस में टकराएंगे, प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोडक्ट आपस में टकराएंगे, रिएक्टेंट बना रहे हैं। एक ऐसा समय आएगा 1 सेकंड में अगर 5 मॉलिक्यूल रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहे हैं तो एक ही सेकंड में 5 मॉलिक्यूल प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाएंगे। उसे क्या बोलेंगे, क्या आ गया, इक्विलिब्रियम आ गया। क्या आ गया है, इक्विलिब्रियम आ गया है। ठीक है, देखिए ध्यान से सुनिए समझिए। जब रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करके प्रोडक्ट बनाते हैं हम उसे बोलते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है। ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे और ये दोनों बनाएंगे। जब प्रोडक्ट आपस में कंबाइन करेंगे और ये दोनों बनाएंगे उसे बोलते हैं हम बैकवर्ड रिएक्शन। और इक्विलिब्रियम कब आता है, इक्विलिब्रियम कब आता है, जैसे उस क्लास में नहीं आ गया, उस क्लास में भी आ रहा है। एक पर्सन बाहर जा रहा है, एक अंदर आ रहा है, जा रहा है आ रहा है, जा रहा है आ रहा है, जा रहा है आ रहा है। रेट ऑफ पर्संस गोइंग आउटसाइड द क्लास एंड रेट ऑफ द पर्संस कमिंग इनसाइड द क्लास क्या हो गया है, सेम। यहां पर भी ऐसा ही होगा। जब इक्विलिब्रियम आएगा, जब इक्विलिब्रियम आएगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के।
ये वो परिस्थिति होगी, इक्विलिब्रियम वो स्थिति होती है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन सेम हो जाता है। यानी कि एक सेकंड में 5 मॉलिक्यूल रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में मिल रहे हैं, तो एक ही सेकंड में 5 मॉलिक्यूल प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में मिल रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात, क्या इसका यह मतलब है कि जितने पर्सन्स रूम के अंदर हैं उतने ही रूम के बाहर हैं? यस और नो। क्या इसका यह मतलब है जब एक बाहर जा रहा है एक अंदर आ रहा है, बाहर जा रहा है अंदर आ रहा है, बाहर जा रहा है अंदर जा रहा है, क्या जितने पर्सन्स रूम के अंदर हैं उतने ही रूम के बाहर हैं? क्या इसका मतलब यह है? यस और नो, यस और नो। हाँ, रेट, ये आर टी का मतलब रेट ही है। आप कहते हो तो मैं दोबारा लिख देता हूं। शाबाश, आंसर सबका सही है। आंसर है नो, ऐसा नहीं है। क्लास के अंदर हमेशा कितने थे? 50 में से एक बाहर गया हुआ, 49। और क्लास के बाहर कितने हैं? एक। बस ये एक अंदर आता है एक बाहर चला जाता है, एक अंदर आता है एक बाहर चला जाता है, एक अंदर बाहर अंदर बाहर। तो इसका मतलब ये कभी नहीं है, इक्विलिब्रियम का मतलब ये नहीं है कि जितने रिएक्टेंट के टोटल मॉलिक्यूल्स होंगे, मान लो ये 100 है तो ये भी 100 ही होंगे। भाई हो सकता है ये 100 से बहुत ज्यादा हो, ये हो सकता है 100 से बहुत कम हो। इक्विलिब्रियम का मतलब ये नहीं है कि जितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं यहां पे, अगर 100 है इक्विलिब्रियम पे तो ये भी 100 ही होंगे। भाई ये 100 से बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं, 100 से बहुत कम भी हो सकते हैं, जैसे यहां पर है। ठीक है, एक अंदर आ रहा है एक बाहर जा रहा है, एक अंदर आ रहा है बाहर जा रहा है, बट अंदर पर्सन कितने हैं? 49। बाहर पर्सन कितने हैं? दैट इज 1। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमारी इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन है कि इक्विलिब्रियम वो परिस्थिति होती है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है, इक्वल हो जाता है। ठीक। एमआईटी का क्या मतलब है? एमआईटी का मतलब है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं एमआईटीज में से ही आएगा। आइए बात करते हैं सबसे पहले फिजिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है सर, इक्विलिब्रियम का तो मतलब समझ आ गया। व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल इक्विलिब्रियम? नाम से ही पता चल रहा है यार कि चेंजेस जो होंगे वो फिजिकल चेंजेस होंगे। यानी कि रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनेगा या प्रोडक्ट से जब रिएक्टेंट बनेगा, ये चेंजेस फिजिकल हैं। इनमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही, कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, जैसे 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 ये देखिए H2O सॉलिड में है, यानी कि आइस में है, आइस में ये मेल्ट होके क्या बना रहा है? H2O लिक्विड। ठीक है, ये भी पानी है ये भी पानी है, बस फिजिकल स्टेट अलग अलग है। ये सॉलिड में है ये लिक्विड में है, ये सॉलिड में है ये लिक्विड में है। तो ये एग्जांपल किसका है? फिजिकल इक्विलिब्रियम का। चीजें दोनों ही सेम है, ये भी H2O है ये भी H2O है, बस वो सॉलिड स्टेट में है ये लिक्विड स्टेट में। अच्छा, एक और एग्जांपल बताइए जरा जल्दी से। क्या ये फिजिकल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है? यस और नो, यस और नो। क्या ये फिजिकल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है? यस और नो। आंसर सबका सही है जी। आंसर है नो, क्योंकि यहां पर क्या है? नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है। इन दोनों ने आपस में कंबाइन करके, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ने आपस में कंबाइन करके क्या बना लिया? अमोनिया बना लिया है। अमोनिया डेफिनेटली डिफरेंट चीज है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। हाँ सर, ये दोनों एलिमेंट है, ये कंबाइन करके एक कंपाउंड डिफरेंट बनाया जा रहा है। तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम है? ये केमिकल इक्विलिब्रियम है, केमिकल। बट अभी हमें किसके बारे में पढ़ना है? फिजिकल इक्विलिब्रियम के बारे में। ठीक है सर, ठीक है ठीक है। आइए बात करते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? टाइप्स ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम। सबसे पहला सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। नाम से ही पता चल रहा है जो इक्विलिब्रियम आएगा तो एक तरफ सॉलिड सब्सटेंस होगा, दूसरी तरफ उसी चीज का लिक्विड सब्सटेंस होगा। सर कैसे होगा? आइए बात करते हैं। ठीक है, मैंने एक कंटेनर ले लिया और ये इस प्रकार का कंटेनर है कि ये थर्मली इंसुलेटेड। क्या है? दोबारा बोलो मेरे साथ, मेरे साथ बोलो, क्या क्या है ये? थर्मली इंसुलेटेड।
सर इसको आइसोलेटेड भी बोल सकते हैं। हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने आइसोलेटेड कहना है, आइसोलेटेड कह लो, थर्मली इंसुलेटेड कहना है, थर्मली इंसुलेटेड कह लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इस कंटेनर के चारों तरफ हमने एक ऐसी वॉल लगा रखी है, ऐसी बाउंड्री लगा रखी है जो हीट को ना तो अंदर जाने देगी, ना हीट को बाहर आने देगी, ना हीट को अंदर जाने देगी, ना हीट को बाहर आने देगी। यस, यानी कि इसमें हीट चेंज नहीं होगा। बहुत सही। आइए, इस कंटेनर के अंदर हमने क्या रखा है? इस कंटेनर के अंदर हमने रखी है आइस क्यूब्स। क्या? आइस क्यूब्स। कितनी सारी? आपकी मर्जी, मान लो 6 रख ले, ठीक है। हर एक का मास 1 ग्राम है, यानी कि 6 ग्राम आइस रखी हमें। कितनी रखी बाबू? 6 ग्राम आइस, ठीक है। और अंदर हमने पानी भी रखा है। पानी पानी रे, खारे पानी रे, ये पानी भी रखा। फिर कितना रखा है? आपकी मनमर्जी, मान लो 3 ग्राम रखा है। ये H2O सॉलिड है और ये वाटर है, यानी कि H2O लिक्विड रखा है। सर अंदर टेम्परेचर कितना रखा है? टेम्परेचर रखा है मैंने 273 केल्विन। सर प्रेशर कितना रखा है? प्रेशर रखा है 180। जब टेम्परेचर इतना होता है और प्रेशर इतना होता है, आइस उस समय मेल्ट भी होती है और वाटर उस समय फ्रीज भी होता है। यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन में इधर सॉलिड लिखा है, इधर लिक्विड लिखा है, यानी कि मेल्टिंग होगी आइस की। क्या होगी? मेल्टिंग। आइस मेल्ट होगी फॉरवर्ड में, फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब है आइस मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। बैकवर्ड में क्या होगा? वाटर लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है, फ्रीज होगा वाटर, फ्रीजिंग ऑफ वाटर होगा। किसमें? बैकवर्ड रिएक्शन में। किसमें? बैकवर्ड रिएक्शन में। शुरू में मान लेता हूं, मानने का मतलब होता है लेट करना। मैंने माना कि मैंने इस कंटेनर के अंदर आइस रखी थी, तो आइस मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा पानी भी डाल रखा था आपने, ठीक है। जब इक्विलिब्रियम आएगा, जब इक्विलिब्रियम आएगा, तब रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ वाटर हो जाएगा। मान लो जब इक्विलिब्रियम लिखा है मैंने, एट इक्विलिब्रियम, हाँ लिखा है, ये EQ का मतलब इक्विलिब्रियम है बेटा, ठीक है। मान लो जब इक्विलिब्रियम आएगा तो 1 मिनट के अंदर 2 ग्राम आइस मेल्ट हो गई। लेट कर रहा हूं, लेट का मतलब होता है मान लो, ठीक है। जब इक्विलिब्रियम आया तो 1 मिनट के अंदर 2 ग्राम आइस मेल्ट हो गई, तो 1 ही मिनट के अंदर 2 ग्राम वाटर फ्रीज होगा। क्या बात समझ आ गई आपको? यस और नो, ठीक है। सिर्फ यस और नो में रिप्लाई करेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसी तरह से हम रख सकते हैं लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम। क्या ये बॉइलिंग पॉइंट है? शाबाश बेटा शाबाश। बात यहां पर मेल्ट होने की हो रही हो, टेम्परेचर मैंने 0 डिग्री सेल्सियस रखा है, तुम पानी को बॉयल कराते जाओ। तुम किसी दूसरे ग्रह से आए हो, तुम्हें प्रिजर्व करके रखना चाहिए हमारे गोले पे, तुम्हारा क्या काम है? चलिए चलिए चलिए। कैन इट बी प्रैक्टिकली डन? यस इट कैन बी प्रैक्टिकली डन, तभी तो बताया। इस कंटेनर के अंदर हमने कोई वोलाटाइल लिक्विड रखा है बेटा, फिर वही है, आइसोलेटेड सिस्टम है। ना हीट बाहर जाएगी, ना अंदर आएगी, ठीक है। इस आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर अब की बार हमने कोई वोलाटाइल लिक्विड रखा है। सर ये कौन सी बला होती है वोलाटाइल लिक्विड? वॉलाटाइल लिक्विड वो होता है जो वेपर में कन्वर्ट होता है, जो वेपर में कन्वर्ट होता है, जो अपनी गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, उसे क्या बोलते हैं? वॉलाटाइल लिक्विड। सर कोई एग्जांपल दे दीजिए। एग्जांपल दे देते हैं। पानी एक वॉलाटाइल लिक्विड है, पेट्रोल एक वॉलाटाइल लिक्विड है, डीजल एक और वॉलाटाइल लिक्विड है, कैरोसिन ऑयल एक वॉलाटाइल लिक्विड है, ठीक है। ये सारे वॉलाटाइल लिक्विड है। सर आपको कैसे पता
कि ये सारे वॉलाटाइल लिक्विड हैं। देखो ये भी एक्सपेरिमेंट, अभी एक बच्चा कह रहा था क्या इसको प्रैक्टिकली कर सकते हैं। देखो ये वाला एक्सपेरिमेंट तो आप पक्का प्रैक्टिकली कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं कैसे करना है, बट आपको प्रॉमिस करना है कि आप ये करेंगे जरूर। अगर आप करेंगे जरूर अपने घर पे तो मैं बताता हूं कैसे करना है। फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन साइमल्टेनियसली होती हैं जी, बिल्कुल। बोलो क्या करेंगे सब लोग, है ना। ओके 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 ओके, है ना। सब मान गए, सब मान गए, ठीक है। सबने कस्में खा ली हैं सर हम करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो आपके घर में जो सबसे बड़ा व्हीकल है, अगर टू व्हीलर है तो टू व्हीलर, ठीक है। फोर व्हीलर है तो फोर व्हीलर, कार है तो कार, ठीक है। या ट्रक वगैरह भी हो सकता है भैया, वही बहुत अमीर अमीर आदमी होंगे तो। नहीं तो अगर टू व्हीलर है तो वो भी चलेगा, ठीक है। करना क्या है, प्रूफ करने के लिए कि वाकई लिक्विड्स वॉलाटाइल होते हैं, पेट्रोल वॉलाटाइल होता है, डीजल वॉलाटाइल होता है। आपको करना क्या है, आज आप अपने ग्राउंड फ्लोर पे जो भी आपका गराज वगैरह बना होगा वहां जाएंगे, अपनी कार की या जो भी स्कूटर बाइक जो भी होगी उसकी चाबी लेंगे, टंकी खोल देंगे उसकी, ठीक है। किसकी, पेट्रोल की डीजल की टंकी खोल देंगे और सारी रात खुली छोड़ के सो जाएंगे आराम से, ठीक है। अगले दिन आके आप देखेंगे, ठीक है, कि जितना भी पेट्रोल था या डीजल था वो गया, खत्म, टाटा बाय बाय। तो पता चल जाएगा आपको कि वाकई वो वॉलाटाइल लिक्विड है, ठीक है। जैसे ही जैसे ही वो लिक्विड उड़ जाएगा, वैसे ही लिक्विड हो जाएगा, वैसे ही थोड़ी देर बाद जब आपके पापा को पता चलेगा कि आपने ये हरकत करी है, उसके बाद आपके शरीर से भी कुछ दो चार अंग उड़ जाएंगे, ठीक है। ओके, अब तुमने कसम खा ली है, ठीक है, तुम्हें करना तो पड़ेगा ही, ठीक है। पिटाई होगी, यस, इसी कारण मैंने बोला है, इसी कारण मैंने बोला है, दैट्स व्हाई आई सेड सो, ठीक है। ओके, खत्म, टाटा बाय बाय। हाँ, अगली बार मैं रूल्स ऑफ द क्लास लिखवा रहा हूँ ना कि साथ साथ नोट्स बनाने हैं, तो आप बोल सकते हैं कि सर मेरे तो हाथ ही टूट गए हैं, ठीक है। आप बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। तो बहुत सारे एग्जांपल है वॉलाटाइल लिक्विड के, ठीक है। चलिए चलिए, ठीक है, वॉलाटाइल लिक्विड के बहुत सारे एग्जांपल है, हमने देख लिया। कोई भी वॉलाटाइल लिक्विड ले लीजिए, मैं वो वॉलाटाइल लिक्विड लूंगा जो मेरी औकात से बाहर नहीं जाता है, यानी कि पानी, है ना। आप लोग तो बड़े लोग, पेट्रोल डीजल, है ना, कोई भी ऐसा करोगे करोगे मुझे पता है। मैं तो सिर्फ इतनी बात से ही मान जाता हूं कि पानी रखो, ठीक है, उसके ऊपर ढक्कन लगा के रख दो, ठीक है। सुबह उठ के देखूंगा तो कुछ वाटर के ड्रॉपलेट वहां पे कंडेंस हुए होंगे। कंडेंस तो तभी हुए होंगे ना जब ये इवेपोरेट हुआ होगा, है ना। तो मेरे को तो वहीं से तसल्ली हो जाती है कि वाटर एक वॉलाटाइल लिक्विड है। बट तुम्हें तसल्ली नहीं हो रही थी, है ना, तुम पेट्रोल या डीजल की टंकी खोल के छोड़ोगे छोड़ोगे, ठीक है। चलिए चलिए मेरे पापा के 5 पेट्रोल पंप है, तुम यहां कर क्या रहे हो भाई, ठीक है। एक आध पेट्रोल पंप जो है उसकी चाबियां जो है मेरी झोली में ला के दो बेटा। गुरु गुरु दक्षिणा बेटा, गुरु दक्षिणा। चलिए आइए टॉपिक पे वापस चलते हैं, ठीक है। H2O लिक्विड से H2O गैस, ध्यान सुनिए। फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या होगा, लिक्विड से गैस बनेगा, गैस बोलना है गैस बोल दो, वेपर बोलना है वेपर बोल दो। बैकवर्ड रिएक्शन में क्या होगा, ये जो वेपर्स हैं, ये जो वेपर्स हैं, ये आपस में टकराएंगे, टकराएंगे, ठीक है, और एनर्जी लॉस कर देंगे और दोबारा किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में। एक ऐसा समय आएगा थोड़ी देर बाद, एक ऐसा समय आएगा थोड़ी देर बाद जब रेट ऑफ इवेपोरेशन, इवेपोरेशन कहना है इवेपोरेशन कह लो, फॉरवर्ड रिएक्शन कहना है फॉरवर्ड रिएक्शन कह लो, बात एक ही है, इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, रेट ऑफ कंडेंसेशन, कंडेंसेशन कहना है कंडेंसेशन कह लो, बैकवर्ड रिएक्शन कहना है बैकवर्ड रिएक्शन कह लो। आप कहेंगे कि क्या आ गया है, इक्विलिब्रियम। थोड़ी देर बाद ऐसा होगा, अगर एक सेकंड में 5 लाख मॉलिक्यूल वाटर से, लिक्विड से गैस में जा रहे हैं, तो एक ही सेकंड में 5 लाख मॉलिक्यूल गैस से लिक्विड में आ रहे होंगे, हम क्या बोलेंगे उसे, ठीक है, हम क्या बोलेंगे उसे, दैट इज इक्विलिब्रियम आ गया है। इक्विलिब्रियम लिक्विड और गैस के बीच में आया, इसी कारण से लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम बोलेंगे। फिर अगली बार फिर एक कंटेनर लीजिए, आइसोलेटेड होना चाहिए,
अंदर रखेंगे अब की बार कोई सबलाइमेबल सॉलिड। क्या रखेंगे? सबलाइमेबल सॉलिड। सर ये कौन होते हैं सबलाइमेबल सॉलिड? जो हीट करने पर सीधा सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होते हैं। सर कोई एग्जांपल? बेटा आयोडीन, बेटा नेफ्थलीन। अभी दिवाली की पूजा होगी तो एक सब्लाइमेबल सॉलिड आप यूज भी करोगे, दैट इज कैम्फर, जिसे कपूर बोलते हैं, दिवाली की आरती में यूज करते हैं हम लोग हैं। और कौन सा? अमोनियम क्लोराइड, है ना, बहुत सारे हैं। सर ड्राई आइस, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस बोलते हैं। ये सारे सबलाइमेबल सॉलिड है। क्या है? सबलाइमेबल सॉलिड। ठीक है, आपने सिस्टम जो है आइसोलेटेड रखा है, अंदर ऐसा टेम्परेचर रखा है जिसमें ये सबलाइम हो जाए, सबलाइम हो जाए, सबलाइम हो जाए। यानी कि आयोडीन सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो रहा होगा? आयोडीन गैस में। और आयोडीन गैस आपस में टकरा के किस में कन्वर्ट हो रहा होगा? आयोडीन सॉलिड में। ठीक है, जब दोनों का रेट सेम हो जाएगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन सेम हो जाएगा। 1 मिनट में अगर 5 मॉलिक्यूल आयोडीन सॉलिड से आयोडीन गैस में जा रहे हैं तो 1 ही मिनट में 5 मॉलिक्यूल आयोडीन गैस से आयोडीन सॉलिड में आएंगे। हम कहेंगे क्या आ गया है? इक्विलिब्रियम आ गया है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक, नेक्स्ट है सॉलिड सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसका एग्जांपल आपने डेफिनेटली देखा ही होगा। आपने कभी ना कभी कोई पेप्सी वगैरह की बोतल देखी होगी, पेप्सी, कोका कोला, कोई भी। यस सर, इसमें जैसे ही पेप्सी का ढक्कन खोलते हैं तो आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स बाहर निकलते हैं ना, वो छोटे छोटे से बुलबुले निकलते हैं। वो कौन सी गैस निकल रही होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर दो फॉर्म में होती है। ठीक है, एक कार्बन डाई गैस की फॉर्म में होती है और यहां पर कुछ कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्यूशन में होती है, सॉल्यूशन में। जब तक आपने ढक्कन लगा रखा है तब तक ये इक्विलिब्रियम है। जैसे ही ढक्कन खोल दोगे पेप्सी का या कोको कोला का या जो भी ये सॉफ्ट ड्रिंक है, तब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, तब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। राइट नाउ ढक्कन लगा हुआ है तो जितनी गैस कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्यूशन के अंदर जा रही है उतनी ही बाहर आ रही है। अगर 1 सेकंड में 5 ml सॉल्यूशन के अंदर जाती है तो 1 ही सेकंड में 5 ml जो है वो बाहर आती है। ठीक है, अपने आप इक्विलिब्रियम है ऑलरेडी। एक्वस कहना है एक्वस कह दो, सॉल्यूशन कहना है सॉल्यूशन कह दो। जब इक्विलिब्रियम आएगा तब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल होगा। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम तभी तक है जब तक आपने ढक्कन खोला नहीं है। ढक्कन खोल देंगे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसके कारण ये वाली गैस बाहर निकलने लगती है, बाहर निकलती लगती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक छोटी सी चीज थी कि फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन क्या होती है, उसी के ऊपर हमने बहुत सारे एग्जांपल्स कर लिए हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम के, 1 2 3 4, दैट इज मोर देन इनफ। फिजिकल इक्विलिब्रियम के बाद क्या आ गया? दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। बिल्कुल फिजिकल इक्विलिब्रियम जैसा ही है, कोई फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि वहां पर चेंजेस फिजिकल थे, यहां पर केमिकल है, दैट्स इट। यहां पर भी वही होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। फर्क यह है कि आपकी बार रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में अलग अलग चीजें, अलग अलग चीजें। यहां पर फिजिकल इक्विलिब्रियम में क्या था? रिएक्टेंट में भी कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोडक्ट में भी कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पर भी ये देखो, रिएक्टेंट में भी H2O सॉलिड, प्रोडक्ट में भी H2O। रिएक्टेंट में भी H2O, प्रोडक्ट में भी H2O। रिएक्टेंट में भी आयोडीन, प्रोडक्ट में भी आयोडीन। केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या होगा? बस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में अलग अलग चीजें होंगी, अलग अलग चीजें होंगी, है ना। ऐसा नहीं है कि कुछ
यहां पर नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, और प्रोडक्ट में अमोनिया है। खत्म, टाटा, बाय बाय। एट इक्विलिब्रियम जितना रेट फॉरवर्ड रिएक्शन का होगा उतना ही रेट बैकवर्ड रिएक्शन का होगा। जितना रेट फॉरवर्ड का उतना ही रेट बैकवर्ड का, ठीक है। आइए सर, इक्विलिब्रियम पर होता क्या क्या है, ध्यान से सुनिए समझिए। ये सारे MIT हैं, सारे मैंने इकट्ठे लिख दिए हैं। एक एक करके इन सबको समझते हैं, एक एक करके इन सबको समझते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। जब इक्विलिब्रियम आ जाता है सारी ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज कांस्टेंट हो जाती हैं। समझाता हूं है ना, अगले पेज पे समझा देता हूं, आराम से सुनिएगा समझिएगा। एक ये बीकर है, इसके अंदर यहां पर इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ गया। सर पहले बात बताओ, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम आने का भाई, अगर एक सेकंड में जितना नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन करके अमोनिया बनाएगा, ठीक है, तो मान लेते हैं लेट, मानने का मतलब होता है बाबू लेट करना, क्योंकि एग्जांपल है, समझाना है तो लेट तो करना ही पड़ेगा। मान लेता हूं एक सेकंड में एक N2 3H2 मिलके 2NH3 बनाते हैं, तो एक ही सेकंड में 2NH3 टूट के एक N2 और 3H2 बनाएंगे। क्या इतनी बात तो समझ आ गई कि जितना रेट फॉरवर्ड का है उतना ही रेट बैकवर्ड का है? बिल्कुल सर। कहां पे? इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम पे, ठीक। जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तो सारी ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज कांस्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। मान लीजिए अभी इक्विलिब्रियम नहीं आया था, क्या नहीं आया था, आपने यहां पर कोई मैनोमीटर लगा रखा था। मैनोमीटर क्या होता है? यहां के जितनी भी गैसेज हैं उसका प्रेशर मेजर करने के लिए, क्या मेजर करने के लिए? प्रेशर मेजर करने के लिए यहां पर मैनोमीटर लगा रखा था। अभी इक्विलिब्रियम नहीं आया था तो प्रेशर बार बार चेंज हो रहा था। एक सेकंड पे प्रेशर कुछ और था, दूसरे पे और था, तीसरे पे और था, तीसरे पे चौथे पे, हमेशा हर एक सेकंड के बाद मैनोमीटर पे प्रेशर की रीडिंग चेंज होती जा रही है। बट जैसे ही इक्विलिब्रियम आया, आपने देखा मैनोमीटर की जो रीडिंग है वो कांस्टेंट हो गई है। क्या हो गई है? कांस्टेंट हो गई है, ठीक है। पता नहीं 5 ATM होगी, 7 ATM होगी कि 2 ATM होगी, वो मुझे नहीं पता, बट मैंने कहा मैनोमीटर की रीडिंग जो है वो कांस्टेंट हो गई है, ठीक है। मेरे ख्याल से बात आपको समझ आ गई है। इक्विलिब्रियम आने से पहले हो सकता है ये सिस्टम हीट रिलीज कर रहा हो, हीट एब्जॉर्ब कर रहा हो, वो मेरे को नहीं पता, बट जैसे ही इक्विलिब्रियम आएगा जितनी हीट रिलीज कर रहा होगा उतनी ही हीट एब्जॉर्ब कर रहा होगा, यानी कि टोटल हीट चेंज भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। टोटल हीट चेंज भी क्या हो जाएगा? जीरो। टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। प्रेशर भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। वॉल्यूम भी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। कॉन्सेंट्रेशन स्पीशीज की भी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। सारी ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी? कांस्टेंट हो जाएंगी। क्या यह बात आपको समझ आ गई? यस और नो? एक जना कह रहा है सर मेरी मैनोमीटर की फैक्ट्री है। शुक्र है बेटा तुम्हारी तीर की फैक्ट्री नहीं है, नहीं तो कोई भी उड़ता हुआ तीर। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आइए, पहला पॉइंट सबको क्लियर है। दूसरा, इक्विलिब्रियम बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, स्कूल में बहुत बार पूछी जाती है। स्कूल में, ठीक है, स्कूल में बहुत बार पूछी स्कूल में बहुत बार पूछी जाती है। ये वही है जिसकी अभी थोड़ी देर पहले 5 पेट्रोल पंप थे ना, है ना, ये वही है, ठीक है। अच्छा, इसमें डाउट आ गया बेटा? डाउट आइए, डाउट देख लेते हैं बेटा। सर इसमें आइसोलेशन नहीं करेंगे इस बॉक्स का? कर लीजिएगा। आइसोलेशन आइसोलेटेड था। कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस होंगे ना जिसमें इक्विलिब्रियम होगा, तो हमें ये रिएक्शन लर्न करनी पड़ेंगे क्या नहीं करनी पड़ेंगे? सिलेबस बढ़ता जा रहा है लेकिन रिवाइज नहीं हो पा रहा है, इसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे, इसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे। रिएक्टेंट इक्वल प्रोडक्ट कह सकते हैं? नहीं कह सकते, नहीं कह सकते, नहीं कह सकते।
इक्विलिब्रियम आएगा कैसे, पहले बताइए सर जी कैसे आएगा। ये देखो क्वेश्चन बड़ा अच्छा है इसका। रौनक कह रहे हैं, ठीक है, मतलब कि हमारी तो चेहरे की रौनक ही खत्म हो गई है ना, ऐसे क्वेश्चन सुनने के बाद। रौनक कह रहे हैं सर इक्विलिब्रियम आएगा कैसे, तुम बताओ कैसे आएगा, है ना। ऐसे तुम्हारा गेट बंद होगा, ठीक है, पहले नॉक करेगा ऐसे ठक ठक ठक, मे आई कमीन, तो आप कहोगे कि आप कमीन के कमरे में तो आ रहे हो, तो आप उसे अंदर बुला लोगे। ऐसे ही आएगा बेटा, ऐसे ही आएगा, है ना। जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर, ठीक है। इक्विलिब्रियम कैसे आएगा, चलिए बता दिया बेटा, मैं दोबारा बता रहा हूं कैसे आएगा, दोबारा आपके लिए सिर्फ, आपके चेहरे की रौनक ना उड़ जाए कहीं, ठीक है। आइए, ये रिएक्टेंट होते हैं बेटा, ये जो लेफ्ट साइड में लिखे जाते हैं, बता देता हूं, ये LHS, ये वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। यहां पर रिएक्टेंट लिखे जाते हैं, ये आपस में कंबाइन करते हैं, और जो राइट हैंड साइड पे है ये बनाते हैं, इन्हें बोलते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट, जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है इन्हें बोलते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड, ठीक है। और जब प्रोडक्ट टूट के रिएक्टेंट बनाता है इसे बोलते हैं बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड। जब दोनों का रेट सेम हो जाता है, तुमने आज तक जब भी रेट सुना होगा, तुम्हारे दिमाग में एक ही रेट चलता होगा, है ना, कुछ ₹1000 वाला। ये वो वाला रेट नहीं है बेटा, ये वो वाला रेट नहीं है, ठीक है। ये रेट है कि किस, क्या बोलेंगे हिंदी में अगर बोलना चाहें तो, हाँ, किस स्पीड से, किस गति से, है ना, हिंदी में समझा देता हूं, किस गति से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है। अगर ये दोनों गति सेम हो जाएंगी, ठीक है, हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम आ गया है। समझ आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो तुम्हारी दुर्गति होने से कोई बचा नहीं सकता है, ठीक है। आइए आइए बेटा, है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, ठीक है। दैट इज इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर, ठीक है। इसको समझने के लिए आपके सामने एक एग्जांपल ले रखा है हमने, ठीक है। नाम है इनका रौनक, ठीक है। ये सिर्फ कोइंसिडेंस है क्योंकि रौनक ऐसी हरकतें करते रहते हैं। ये एस्केलेटर जो है, जो एस्केलेटर जो है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। रौनक जो है वो ऊपर से, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ये ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है। क्या दोनों प्रोसेस हो रही हैं, दोनों प्रोसेस हो रही हैं, हाँ सर। ऑब्वियसली एस्केलेटर नीचे आ रहा है, और ये इंसान जो है, रौनक जो है, शक्ल काफी मिलती है रौनक की और इनकी, ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। बट आप देखेंगे रौनक जोन से भी स्टेप पे है, ये उसी स्टेप पे रहेगा, हमेशा हमेशा उसी स्टेप पे रहेगा। अगर नीचे आने की स्पीड और ऊपर जाने की स्पीड सेम हो जाए, नीचे आने की स्पीड और ऊपर जाने की स्पीड सेम हो जाए, नीचे एस्केलेटर आ रहा है, ऊपर रौनक जा रहा है, ठीक है। अगर नीचे आने की स्पीड ऊपर आने की स्पीड क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो ये रौनक हमेशा आपको इसी सीढ़ी पे नजर आएगा। किसी ने अभी देखा, रौनक यहीं पे है। किसी ने 1 घंटे बाद देखा, रौनक यहीं पे है। किसी ने 2 घंटे बाद देखा, रौनक यहीं पे है। किसी ने अगले जन्म में देखा, रौनक यहीं पे है। तो इसका मतलब क्या, रौनक ऊपर चढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा है? नहीं सर, वो कोशिश कर रहा है, बट वो क्या करता है, रौनक स्टेट्स ऑफ मैटर रिवाइज करता है, तो थर्मोडायनेमिक्स दिमाग से निकल जाता है। थर्मोडायनेमिक्स रिवाइज करता है तो इक्विलिब्रियम दिमाग से निकल जाता है। इक्विलिब्रियम रिवाइज करता है तो मोल कॉन्सेप्ट दिमाग से निकल जाता है, क्योंकि दिमाग में जगह उतनी ही है, ठीक है। फॉरवर्ड रिएक्शन याद करता है तो बैकवर्ड निकल जाती है, बैकवर्ड याद करता है तो फॉरवर्ड निकल जाती है। बस यही हो रहा है जी यहाँ पे, है ना। ऐसा नहीं है कि रौनक रुक गया, रौनक अपनी तरफ से पूरी ट्राई कर रहा है, बट एस्केलेटर जितनी नीचे आ रही है ये उतना ही ऊपर चढ़ रहा है। यहां पर भी यही मतलब है। इक्विलिब्रियम डायनामिक नेचर का है, ठीक है। इक्विलिब्रियम पर रिएक्शन रुकती नहीं है, रुकती नहीं है। कोई कहे जी ओहो सब कुछ रुक गया, क्या सब कुछ रुक गया, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना रुक गया, क्या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनना रुक गया? नहीं, दोनों का रेट सेम हो गया है, दोनों का रेट सेम हो गया है। अगर 1 सेकंड में 1N2 3H2 मिलकर 2NH3 बनाते थे, तो एक ही सेकंड में 2NH3 टूट के 1N2 और 3H2 बनाएंगे। रिएक्शन रुकी नहीं है, इक्विलिब्रियम स्टैटिक नहीं है। स्टैटिक का मतलब रुका हुआ नहीं है, नहीं है, नहीं है। इक्विलिब्रियम डायनामिक है, इक्विलिब्रियम डायनामिक है। इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर एंड इक्विलिब्रियम इज नॉट स्टैटिक। रुका हुआ नहीं होता, वहां पर रिएक्शन चलती रहती है।
आइए नेक्स्ट बात करते हैं। कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इट जस्ट हेल्प्स टू अचीव द इक्विलिब्रियम क्विकली। समझाते हैं, ठीक है। कैटलिस्ट से इक्विलिब्रियम कभी भी इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। कैटलिस्ट दो प्रकार के होते हैं बेसिकली, एक होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट, एक होता है नेगेटिव कैटलिस्ट, और एक कर लेते हैं विदाउट कैटलिस्ट। आपने एक रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आया विदाउट कैटलिस्ट आया 10 आवर्स में, 10 घंटे बाद इसमें इक्विलिब्रियम आया, ठीक है। अगर आपने कोई पॉजिटिव कैटलिस्ट डाल दिया, पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करेगा, जितना फॉरवर्ड रिएक्शन को बढ़ाएगा उतना ही बैकवर्ड रिएक्शन को बढ़ाएगा, इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाएगा, ज्यादा नहीं आएगा, जल्दी आ जाएगा, ज्यादा नहीं आएगा। जल्दी का मतलब क्या है, पहले 10 घंटे में आ रहा था विदाउट कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम, अब पॉजिटिव कैटलिस्ट डालेंगे तो हो सकता है 8 घंटे में आ जाए, 6 घंटे में आ जाए, 4 घंटे में आ जाए, 3 घंटे में आ जाए, वो डिपेंड करेगा कौन सा पॉजिटिव कैटलिस्ट है, ठीक है। ज्यादा नहीं आएगा। सर इसका क्या मतलब है, समझा रहा हूं। नेगेटिव कैटलिस्ट का क्या मतलब है, ये एक ऐसा कैटलिस्ट होता है जो जितना रेट ऑफ फॉरवर्ड को कम करता है उतना ही रेट ऑफ बैकवर्ड को कम करता है, ठीक है। इक्विलिब्रियम लेट आएगा, लेट कम नहीं आएगा, लेट आएगा। विदाउट कैटलिस्ट 10 आवर्स में आ रहा था, नेगेटिव कैटलिस्ट के साथ हो सकता है 12 घंटे में आए, 15 घंटे में आए, 20 घंटे में आए, 22 घंटे में आए। मैंने 22 घंटे में लिख दिया, बट ज्यादा या कम नहीं होगी क्वांटिटी। अब ये ज्यादा या कम का क्या मतलब है मैं बताता हूं। हमने विदाउट कैटलिस्ट ये रिएक्शन कराई, जब इक्विलिब्रियम आया, 3 मोल नाइट्रोजन के थे, 8 मोल हाइड्रोजन के थे, 7 मोल अमोनिया के थे। ऐसे अज्यूम किया मैंने, लेट किया, ये 3 कैसे, 8 कैसे, 7, बेटा मैंने माना है, माना, आप भी मान लो। आपको इसको 3 की जगह 12 करना है, 12 कर लो, ठीक है। आई विदाउट कैटलिस्ट इतने आए हैं, ठीक है। विद कैटलिस्ट भी इतने ही आएंगे, इतने ही आएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई अमाउंट चेंज हो जाएगा, अमाउंट चेंज नहीं होगा, सिर्फ टाइम चेंज होगा, ठीक है। आपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना है, ठीक है, यहां से यहां जाना है, ठीक है। हो सकता है आप पैदल जाएं, हो सकता है साइकिल पे जाएं, हो सकता है आप ट्रेन से जाएं, ठीक है। जाएंगे तो आप हमेशा ए से बी पॉइंट पे, टाइम जरूर अलग अलग लगेगा, बट ऐसा थोड़ा कि ट्रेन है तो वहां से आगे चले जाएंगे, अरे भैया जाऊंगा तो मैं उतना ही, वहीं तक जाना है मेरे को, ठीक है। चलिए कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देता है, ठीक है बेटा। नहीं समझ आया, अभी भी नहीं समझ आया कैटलिस्ट क्या होता है, मैं बताता हूं, ठीक है। पापा आज सुबह ऑफिस गए थे तो आपको बोल के गए थे पढ़ लेना, ठीक है, प्यार से बोल के गए थे, और तुमने ऑब्वियसली तुम रोज भी पापा की बात नहीं सुनते हो, तुमने आज भी पापा की बात नहीं सुनी है, ठीक है। एक दिन पापा उठे और सुबह उठ के, है ना, आज तुम्हारी तरफ देखा और बोला पढ़ लेना। हाँ, क्या बोला, पढ़ लेना, है ना। क्या उस दिन तुम ऐसी हिम्मत करोगे कि तुम नहीं पढ़ोगे? जल्दी जल्दी बताओ जरा, जल्दी, एक बार जरा जल्दी, है ना, पार्टिसिपेट करेंगे सारे के सारे। एग्जाम्पल है ये, हिमांशु शर्मा जी पूछ रहे हैं ये कैटलिस्ट क्या है, ये आपके पापा के हाथ में जो दिखाई दे रही है यही कैटलिस्ट है, ठीक है। जल्दी बताइए, जल्दी, है ना। आज आप उन्हें इग्नोर करेंगे, पापा बोलते हैं रोज होमवर्क कंप्लीट कर लो, तुम रोज नहीं करते हो, ठीक है। आज क्या आप अपनी बातों को, उनकी बातों को इग्नोर करेंगे? नहीं करेंगे, बस ये कैटलिस्ट है, दिस इज कैटलिस्ट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये तुम्हारे लिए कैटलिस्ट है, ये जो मेरे दो सुपुत्र हैं ये उनके लिए भी कैटलिस्ट है, बिल्कुल, यस। फ्लाइंग चप्पल हैज बीन ए कैटलिस्ट फॉर इंडियन फैमिलीज सिंस 1947, शायद उससे पहले भी होता होगा। सबको आजादी मिल गई, बस बच्चों को नहीं मिली, ठीक है। सर ये क्या आपके जमाने में भी कैटलिस्ट था? बिल्कुल कैटलिस्ट था।
हम तो हमने तो शादियों में, है ना, शादियों में जाके अपने जीजू की चप्पलें जो है वो नहीं छुपाई हैं। हमें तो पता होता था जिस दिन रिजल्ट आना है अपने पापा की चप्पल छुपा देते थे हम। यस, एब्सोल्युटली राइट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड फ्रॉम आइदर साइड, ठीक है। इक्विलिब्रियम किसी भी साइड से अचीव किया जा सकता है। इसका मतलब क्या बताते हैं, अगले पेज पे आइए, ठीक है। चलिए चलिए, ठीक है। अब आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे कैटलिस्ट कौन है। आइए देखिए, 2NO2 गैस जब ठंडी हो जाती है तो N2O4 बना लेती है, और ऑब्वियसली गर्म हो जाती है, अगर इसको गर्म कर दूंगा तो ये बन जाएगा, ये ठंडी हो जाएगी तो ये बना लेगा। इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन, और ये होता है कलरलेस। मैं तीन अलग अलग बीकर ले रहा हूं, तीन अलग अलग बीकर। एक में सिर्फ और सिर्फ NO2 है, ये बहुत हाई टेम्परेचर पे है, हाई टेम्परेचर पे। मुझे बताओ, मुझे बताओ यहां पर मुझे कलर क्या नजर आ रहा होगा। हाई टेम्परेचर, गर्मा गर्म, है ना, गर्मा गर्म चाय की जगह गर्मा गर्म इसमें NO2 है। मुझे बताओ, मुझे इस बीकर के अंदर कलर क्या नजर आ रहा होगा। सर आपने बोला तो कि जब NO2 ही होगी तो इसके अंदर सारी NO2 होगी, तो कलर कौन सा नजर आ रहा होगा इसका, रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन। मैंने N2O4 रख ली, N2O4 रख ली। बहुत ठंडी है ये, ठंडी ठंडी ठंडी, है ना, एट वेरी लो टेम्परेचर। बताया मैंने, ये कलरलेस होगी तो लिख देता हूं यहां पर कलरलेस, कोई भी कलर नहीं नजर आ रहा होगा, है ना। आप कह सकते हैं ट्रांसपेरेंट, जैसे खाली बीकर, सॉरी क्या बोलेंगे उसे, खाली कंटेनर पड़ा होता है ना, उसके अंदर लगता है कोई चीज नहीं है, बिल्कुल वैसा ही, ठीक है। आपने क्या किया, एक बार रेडिश ब्राउन बहुत गर्म रखी और उसको कूल डाउन होने दिया। बताओ कूल डाउन कैसे होने दोगे, कूल डाउन कैसे होने दोगे। अरे रेडिश ब्राउन ये बीकर पड़ा हुआ, इसको ऐसे छोड़ दूंगा, अपने आप ठंडी हो जाएगी थोड़ी देर में। जैसे चाय नहीं ठंडी होती, चाय भी तो गर्मा गर्म ही रखते हो, उसके बाद थोड़ी देर बाद टेबल पे पड़ी पड़ी क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। वैसे ही मैंने NO2 गैस कहीं पे रखी हुई थी गैस वैस पे, उसको गैस से उतारा और छोड़ दिया, अपने आप कूल डाउन हो जाएगी, रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी, रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर पे दोनों चीजें होंगी इसमें, NO2 प्लस N2O4। तो बताओ इसका कलर क्या दिखेगा, देखे तुम्हारा दिमाग कितना लगाते हो तुम। ये मैंने फ्रीजर में रखी हुई थी, फ्रिज में रखी हुई थी, जैसे वो बर्नर में रखी हुई थी, वो मैंने फ्रीजर में रखी हुई थी, फ्रिज में रखी हुई थी। मैंने फ्रिज से बाहर निकाला और थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, ठीक है, तो अपने आप गर्म हो जाएगी। पता ही है, फ्रिज से कोई भी चीज निकालो वो बहुत ठंडी होती है, थोड़ी देर बाद रूम टेम्परेचर पे आ जाती है, तो गर्म ही तो हो गई भाई, पहले बहुत ठंडी थी अब उतनी ठंडी नहीं है तो गर्म हो गई, ठीक है। हीट अप टू रूम टेम्परेचर, वो कूल डाउन हो गई टू रूम टेम्परेचर। चीज गर्म होगी, उसको रूम टेम्परेचर पे रखोगे ठंडी हो जाएगी, ठंडी होगी रूम टेम्परेचर पे रखोगे गर्म हो जाएगी। भाई इसको मैंने बर्नर के ऊपर से उतारा, उसको मैंने फ्रिज में से निकाला, ठीक है। अब मुझे बताइए इसका कलर क्या नजर आएगा। सर इसका कलर नजर आएगा लाइट रेडिश ब्राउन, है ना, लाइट रेड, रेडिश ब्राउन होगा क्योंकि कुछ NO2 है इसके अंदर, कुछ N2O4 है, इसी कारण जितना रेडिश ब्राउन ये दिखेगा उतना रेडिश ब्राउन ये नहीं दिखेगा। क्या आपने देखा, एक बार आपने NO2 रखा था, थोड़ी देर बाद जब इक्विलिब्रियम आया उसमें NO2 है और N2O4 भी है। एक बार आपने N2O4 रखा था, थोड़ी देर बाद जब इक्विलिब्रियम आया उसमें NO2 भी है और N2O4 भी है। क्या समझ आ गया, इक्विलिब्रियम किसी भी साइड से अचीव किया जा सकता है। ये रखोगे तो थोड़ी देर बाद ये भी होगा, ये भी होगा, इक्विलिब्रियम आ गया। ये रखोगे थोड़ी देर बाद ये भी होगा, ये भी होगा, इक्विलिब्रियम आ गया, ठीक है भाई। नमन का
क्वेश्चन है, कह रहा है सर वाई वाई वाई। अब इसका जवाब क्या दिया जाए? नमन, मैं सिर्फ आपको नमन ही कर सकता हूं। ठीक है रमन, मैं नमन में ये कह रहा हूं, किसी आपने ना होली खेली कभी कभी, है ना, होली खेले रघुबीरा, है ना, तो तुमने भी कभी ना कभी खेली तो होगी, है ना। तो नमन जी, अगर किसी के फेस पे गाढ़ा रंग लगाओगे, गाढ़ा समझ लो, ज्यादा रंग लगाओगे ज्यादा, तो उसका रंग ज्यादा गाढ़ा चढ़ेगा उस पर। थोड़ा रंग लगाओगे तो थोड़ा चढ़ेगा। मैं वही कह रहा हूं, यहां पर सारी NO2 थी, सारी NO2 जो कलर रेडिश ब्राउन होता है उसका, यहां पर कुछ NO2 है, कुछ N2O4 है, कुछ का कलर रेडिश ब्राउन होगा, कुछ का कलरलेस होगा, तो थोड़ा कलर कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। हे भगवान, भगवान है कहाँ रे तू। अच्छा, ये पॉइंट कोई बताने वाला नहीं है। जब भी इक्विलिब्रियम आता है तब चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, जिन्होंने थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ा है उन्हें मैं बता देता हूं, डेल्टा का मतलब है चेंज, जी का मतलब है गिब्स फ्री एनर्जी। चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी जीरो होगा। ये इक्विलिब्रियम पर होता ही होता है, इसमें दिमाग लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर अगर कोई भी ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी चेंज कर दी तो इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। समझा रहा हूं, इस वाले पॉइंट को समझा रहा हूं, है ना। ये अभी तक एस्केलेटर कैसे चढ़ रहा था? जितना नीचे आ रहा था उतना ही रौनक ने अपनी स्पीड फिट कर ली थी। एक सेकंड में एक स्टेप नीचे आता था, एक सेकंड में रौनक एक स्टेप ऊपर चढ़ जाता था। तो बस वहीं पे खड़ा है, वहीं पे खड़ा है, चलता है चलता है चलता है। रौनक बचपन से यहीं पर खड़ा है और रौनक को पूरी रौनक लगा रखी है हमने। ठीक है, हुआ क्या? हुआ क्या? हमने जब ये जो एस्केलेटर नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, इसकी स्पीड बढ़ा दी, इसकी स्पीड बढ़ा दी। बेचारे रौनक की स्पीड तो आपको पता ही है, एक एक स्टेप ऊपर चढ़ने की है। इसकी नीचे आने की स्पीड आपने कर दी 2 स्टेप इन 1 सेकेंड, 2 स्टेप इन 1 सेकेंड। क्या रौनक अब नीचे आने लगेगा? क्या इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया? क्या इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया? ठीक है, बस वही कह रखा है। कोई भी ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी चेंज कर दोगे, मान लो यहां पे जो प्रेशर था, टेम्परेचर था, और क्या था, कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की थी, प्रोडक्ट की थी, अगर आपने उसे चेंज कर दिया तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, सर ये फिजिकल इक्विलिब्रियम है या केमिकल इक्विलिब्रियम है? वाह 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 वाह। ये NO2 है, ये N2O4 है, तो दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। हालांकि वो बना इसके डाइमर से ही है, बट आप अभी तक के लिए तो दोनों चीजों को अलग अलग कंसिडर कीजिए। स्कूल एग्जाम क्या लिया, प्रोफेशन सा करा सा और कासा करा। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो। सर स्कूल, सर तुमने अच्छा लिया, तुमने सर के स्पेलिंग अच्छे लिख दिए, बस मेरे लिए यही बहुत ठीक है। सर स्कूल एग्जाम का लिया, प्राशन कहां सा करा और कासा करा। आगे एक और है, सर क्या कपूर गैस से वापस सॉलिड बन सकता है क्या? अच्छा हाँ, ये तो ठीक था क्वेश्चन, है ना। अच्छा, ये अच्छा है, तुम काफी, नाम तुम्हारा विरदी है बट अपने खानदान का नाम बहुत रोशन करोगे तुम, है ना, तुम्हारा नाम रोशन होना चाहिए था। मेरा डाउट, केमिकल इक्विलिब्रियम के टाइप नहीं है क्या? बेटा हर एक केमिकल रिएक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम में होता है। ठीक है, और क्या पूछा? क्या केमिकल इक्विलिब्रियम हमेशा गैसेस के बीच ही होता है? यदि होता है तो गैसेस के बीच ही क्या क्यों होता है? लिक्विड सॉलिड और सॉलिड गैसेस क्यों नहीं होती? पहली बात तो तुम केमिकल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल पूछ रहे हो, ठीक है, क्या ये गैसेस के बीच में ही होता है? नहीं, लिक्विड सॉल्यूशंस कुछ भी हो सकते हैं। देखो, है ना, लड़की का डाउट देखो, लड़के का डाउट देखो, है ना। पीयूष कह रहा है व्हाट इज द गैस, बताते हैं। अगर N2O4 हाई टेम्परेचर पे होगा तब क्या होगा बेटा? NO2 में टूट जाएगा। N2O4, हाँ, NO2 में टूट जाएगा। वाई यू डू नॉट बिकम क्रिकेटर? अरे अनुराग, इतनी पर्सनल चीजें, आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए चलिए, ठीक है, आइए आइए, है ना। कभी आपका मन करे, जब भी मैं जिंदगी में उदास होता हूं, मैं आप लोगों का जो डाउट ग्रुप है उसे खोल के देख लेता हूं। ठीक है, मन थोड़ा हल्का हो जाता है। ठीक है, चलिए।
सर बस करो सर, मम्मी को लगेगा हम पढ़ नहीं रहे। बात बिल्कुल सही है ये, ठीक है। चलिए आइए शुरू करते हैं बेटा। आगे है लॉ ऑफ मास एक्शन। अब मैं 5 मिनट के लिए बंद करूंगा इसको। टॉपिक आसान है हालांकि, बट बार बार रिपीट ना करना पड़े, तो इसी कारण थोड़ा सा पहले मैं इसको लिख लेता हूं, ठीक है। फिर उसके बाद मैं इसको समझा देता हूं अच्छे तरीके से। अभी लिख लो मेरे साथ है। ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू, समझाऊंगा बेटा, मेरे साथ लिख लो। प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव masses each raised to power their stoichiometric coefficient। स्कूल में ये डेफिनेशन जरूर पूछी जा सकती है, मेट्रिक कोएफिशिएंट। एक बात। दूसरी बात, हम एक्टिव मास को कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रेशन। ठीक, आइए टॉपिक पर बेटा अब जरा अच्छे तरीके से समझते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। हमने क्या लिया? कोई दो रिएक्टेंट लिए, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है। वो दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? दो प्रोडक्ट सी और डी। क्या कोई कंपल्शन है कि दो ही प्रोडक्ट बनेंगे या दो ही रिएक्टेंट लेने? बेटा इधर दो ले लो, उधर 5 ले लो, इधर एक ले लो, उधर 3 ले लो, कुछ भी हो सकते हैं, बट मैंने तो एग्जांपल की लेना है ना, तो एग्जांपल समझाने के लिए। रिएक्टेंट कौन कौन से हैं? ए और बी। प्रोडक्ट कौन से हैं? सी और डी। ठीक है। रिएक्टेंट ए का स्टोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट ए है। ये स्टोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करता है, पता ही है आपको। ये कुछ भी कोई इंटीजर होगा, पता नहीं 1 2 5 7 9 2 3, आई डोंट नो, वो तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। सिमिलरली इसका स्टोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट ये है, इसका स्टोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट ये है, इसका स्टोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट ये है। ठीक है सर, ठीक है। अब पढ़ते हैं बेटा, लॉ ऑफ मास एक्शन होता क्या है? क्या आपको पता है इस रिएक्शन में, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, यहां पर दो प्रकार की रिएक्शंस हो रही हैं। एक है फॉरवर्ड, एक है बैकवर्ड। एक है फॉरवर्ड और एक है बैकवर्ड। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है? रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाऊंगा, टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस। यहां पर एक और ये भी लिख लेना, ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज। रिएक्टिंग स्पीशीज। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। बुक में एक्टिव मास लिखा हुआ है, हम कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। बुक में एक्टिव मास लिखा हुआ है, हम कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। किसका? रिएक्टिंग स्पीशीज का। ध्यान से सुनो, जब फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है, क्या ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं? हाँ, तो यहां पर प्रोडक्ट आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। क्या लिखा मैंने? ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। बुक्स में हम उसको एक्टिव मास भी बोल देते हैं, इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। देखो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी का प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई किया हुआ है। ईच रेज टू पावर देयर स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ए की पावर क्या होगी? स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट स्मॉल ए। बी की पावर क्या होगी? दैट इज स्मॉल बी। क्या होगी? स्मॉल बी। सो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू, ठीक है, क्या हो जाएगा? कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, यस, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी को जब भी इक्वल टू में कन्वर्ट करते हैं कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, उसे बोलते हैं के एफ। ए की पावर ए, बी की पावर बी। सर ये के एफ क्या है? बेटा कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड रिएक्शन का। तभी तो के एफ से लिखा है। के का मतलब रेट कांस्टेंट, एफ का मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन। आइए आइए आइए, क्या सर इसमें एक और रिएक्शन भी तो हो रही है? कौन सी रिएक्शन हो रही है यहां पर? बैकवर्ड रिएक्शन। बहुत सही बेटा,
उसका रेट किसके ऊपर डिपेंड करेगा? बिल्कुल दोबारा लगाऊंगा ये लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज। बताओ, बैकवर्ड रिएक्शन जब होती है तब ये दोनों रिएक्ट करते हैं और ये दोनों बनते हैं, यानी कि रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ सी into product of D, that is concentration of C into concentration of D। ठीक है सर, each raised to power their stoichiometric coefficient। C का stoichiometric coefficient C है, स्मॉल c लिख दूंगा, कैपिटल D का stoichiometric coefficient स्मॉल d है, वो लिख दूंगा। सर कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, यस, उसे क्या बोलूंगा मैं? के बी। बहुत आसान सी चीज थी ना, इसमें कोई दिमाग लगाना है ना कुछ। ठीक है, के बी क्या होगा? रेट कांस्टेंट किसका? बैकवर्ड रिएक्शन का, बैकवर्ड रिएक्शन का। रेट कांस्टेंट के बारे में आप क्लास 12th में पढ़ेंगे ही, काफी डिटेल में पूरा चैप्टर है इसके ऊपर। ठीक है, क्या हम सबको ये बात पता है कि जब भी इक्विलिब्रियम आ जाता है, इक्विलिब्रियम से पहले तो रेट दोनों का सेम नहीं होता, बट जैसे ही इक्विलिब्रियम आ जाता है, जितना रेट फॉरवर्ड रिएक्शन का होता है उतना ही रेट बैकवर्ड रिएक्शन का होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। तो जल्दी से बताइए, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के एफ ए की पावर ए बी की पावर बी, के एफ ए की पावर ए बी की पावर बी। सर रेट कांस्टेंट बैकवर्ड रिएक्शन का किसके बराबर होगा? के बी सी की पावर सी डी की पावर डी, के बी सी की पावर सी और डी की पावर डी। मैं ऐसा कर रहा हूं, दोनों कांस्टेंट को एक साइड में कर रहा हूं, के एफ बाय के बी, और दोनों ये कॉन्सेंट्रेशन को एक साइड पे कर रहा हूं। ये इधर ही है, ये उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। सर ये भी एक कांस्टेंट है, ये भी एक कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो एक नया कांस्टेंट आएगा जिसे बोलेंगे के सी। सर के क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सर सी क्या है? इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ये क्या लिखी हुई है? ये क्या लिखी हुई है? ये लिखी हुई है कॉन्सेंट्रेशन सी की। ये क्या लिखा हुआ है? कॉन्सेंट्रेशन डी की। ये क्या लिखा हुआ है? कॉन्सेंट्रेशन ए की। ये क्या लिखा हुआ है? कॉन्सेंट्रेशन बी की। कॉन्सेंट्रेशन को बुक्स में एक्टिव मास भी लिखा हुआ है, एक्टिव मास भी। हमारे लिए इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन ही है। सर कौन सी कॉन्सेंट्रेशन? मोलैरिटी। कौन सी? मोलैरिटी। number of moles of C divided by volume, number of moles of D divided by volume, number of moles of A divided by volume, number of moles of B divided by volume। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। तो आइए वैल्यू पुट करते हैं, जहां पर KF by KB था वहां पर KC लिख देंगे। ऊपर कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट की, नीचे कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की, ईच रेस टू पावर देयर स्टोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट, ईच रेस टू पावर देयर स्टोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट। ठीक है, के सी बता ही दिया मैंने। ये क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। सर ये क्या है? ये 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 है स्टोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट। किसका? ए का। ये स्टोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट बी का, ये स्टोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट सी का, ये स्टोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट डी का। ठीक, हम सब ने ये लिख लिया है, तो बताइएगा। आपने रेशो गलत लिया है। नहीं बाबू, सही लिया मेरे ख्याल से, तो सही लिया।
नन 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 नन। बहुत आसान सा टॉपिक है, ठीक है। अब अगर कोई बोले कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन बताओ, है ना, केसी की, क्या हमने ऑलरेडी पढ़ ली है? ऑलरेडी पढ़ ली है। रेशो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ऊपर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन है, नीचे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है। ईच रेस टू पावर, हर एक की पावर में क्या है? स्टोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट। हर एक की पावर में क्या है? स्टोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट। क्या यही डेफिनेशन लिखी हुई है? क्या यही डेफिनेशन लिखी हुई है? ठीक है, ठीक है, लिख लीजिए आप भी। सर अगर इक्विलिब्रियम होगा तो बिना इक्वेशन के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का पता कैसे चलेगा? इक्विलिब्रियम है, ठीक है, बिना इक्वेशन के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का पता कैसे चलेगा? आरव, मेरे ख्याल से आपने क्वेश्चन पूछते टाइम थोड़ा एक्साइटेड हो गए, है ना बाबू? रिएक्शन होगी, रिएक्टेंट होंगे, प्रोडक्ट होंगे, तभी तो इक्विलिब्रियम का पता चलेगा। या तो मजाक कर रहे हैं, या कभी कभी क्या होता है हम कुछ भी लिख देते हैं। जब हम कॉन्सेंट्रेशन पावर 0 लेंगे तो क्या होगा? किसी का स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 0 हो सकता है क्या? नंबर ऑफ मोल्स 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 0 हो सकते हैं? 0 है तो वहां पर है ही नहीं, है ही नहीं तो फिर वो जो यहां पर लिखा हुआ है वही बता रहा हूं मैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ईच रेज टू पावर देयर स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इस रिएक्शन के लिए लिखा मैंने, इस रिएक्शन के लिए। क्या आप मुझे, क्या आप मुझे इस रिएक्शन के लिए, इस रिएक्शन के लिए क्या आप मुझे इस रिएक्शन के लिए के सी लिख के दिखा सकते? इस रिएक्शन के लिए लिखिए इसका के सी, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि ये सब कॉन्सेंट्रेशन है, सी की कॉन्सेंट्रेशन, डी की कॉन्सेंट्रेशन, ए की कॉन्सेंट्रेशन, बी की। इस रिएक्शन का भी आप मुझे के सी लिख के दिखा सकते? चलिए, आइए करते हैं क्वेश्चन। यहां पर लिखते हैं के सी। क्या होगा? ऊपर कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट की, नीचे रिएक्टेंट की। ये जो राइट हैंड साइड पे होता है वो प्रोडक्ट होता है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऐसे लिखी जाती है, ए ऐसे, अंदर अमोनिया है तो अमोनिया की लिख दी, ठीक है। नीचे कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की, कॉन्सेंट्रेशन नाइट्रोजन की ऐसे लिखी जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोजन की ऐसे लिखी जाएगी। रेस टू पावर देयर स्टोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट। NH3 का स्टोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट 2 है तो उसकी पावर में 2 आ जाएगा। हाइड्रोजन का 3 है, 3 आ जाएगा। नाइट्रोजन का 1 है, 1 आ जाएगा। यहां पर भी KC। ऊपर कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट की, नीचे कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की, ईच रेस टू पावर देयर स्टोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट। स्टोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट HCl की पावर में क्या आ जाएगा? ये 2, हाइड्रोजन की पावर में 1, Cl2 की पावर में 1। क्या ये क्लियर है सभी को? क्या ये क्लियर है सभी को? आइए आगे बात करते हैं रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। सर पहले तो आप ये बताओ Kp
होता क्या है, केपी होता क्या है पहले वो बताइए सर। रिलेशन तो बाद में बताओगे आप, चलो पहले बताओ के सी क्या होता है। सर ऊपर कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट की, नीचे कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की, रेस टू पावर देयर स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इसका स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट स्मॉल सी, इसका स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट स्मॉल डी, इसका स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट स्मॉल ए, इसका स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट स्मॉल बी। इसी तरह से ये क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। बुक्स में कॉन्सेंट्रेशन को एक्टिव मास भी लिखा हुआ है। इसी तरह से के पी भी होगा। सर ये होता क्या है, ये भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। प्रेशर कहना है, प्रेशर कह लो, पार्शियल प्रेशर कहना है, पार्शियल प्रेशर कह लो। सर ये कैसे लिखते हैं, जहां पर आपने केसी में कॉन्सेंट्रेशन लिखी है वहां पर पार्शियल प्रेशर लिख दो। कॉन्सेंट्रेशन की जगह पार्शियल प्रेशर आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन की जगह पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी की जगह पार्शियल प्रेशर सी का, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी की जगह पार्शियल प्रेशर डी का, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की जगह पार्शियल प्रेशर ए का, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की जगह पार्शियल प्रेशर बी का। सर रेस टू पावर वही रहेगा, स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहां पर स्मॉल सी, यहां पर स्मॉल डी, यहां पर स्मॉल ए, यहां पर स्मॉल बी। सर पार्शियल प्रेशर होता क्या है, पार्शियल प्रेशर पहले बता देता हूं, पीए है क्या, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। पीबी क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। पीसी क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी। पीडी क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी। सर ये पार्शियल प्रेशर होता क्या है, इस कंटेनर के अंदर राइट नाउ चारों गैसेस हैं, ए बी, बी बी, सी बी, डी बी। मान लीजिए आपको पार्शियल प्रेशर निकालना है ए का। किसका पार्शियल प्रेशर निकालना है, ए का, ए का, ए का। आप पार्शियलिटी करेंगे बी के साथ, सी के साथ, डी के साथ। क्या करेंगे, बी को यहां से धक्का मार के बाहर निकाल देंगे, सी को बाहर निकाल देंगे, डी को बाहर निकाल देंगे, अंदर सिर्फ ए बच गई। यस। क्या ए टकराएगी वॉल्स ऑफ द कंटेनर से, यस। क्या प्रेशर एग्जर्ट करेगी, यस। वही क्या कहलाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। अच्छा, कंटेनर के अंदर जब कोई भी गैस अकेले पड़ी होती है उसका जो प्रेशर होता है वो कहलाता है पार्शियल प्रेशर। बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं सर एक बार और हो जाए, सर अब की बार आपको पार्शियल प्रेशर निकालना है बी का। किसका निकालना है, बी का। तो आप पार्शियलिटी करेंगे ए के साथ, सी के साथ, डी के साथ। इन तीनों को धक्के मार के यहां से बाहर निकाल देंगे, रजिया गुंडों में फंस गई, यानी कि बी अकेली यहां पर रह गई। ठीक है, तो ये टकराएगी वॉल्स ऑफ द कंटेनर से। ठीक है, तो कोई ना कोई प्रेशर एग्जर्ट करेगी, जो प्रेशर एग्जर्ट करेगी वो क्या कहलाएगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। क्या कहलाएगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। समझ गए हैं पार्शियल प्रेशर होता क्या है। ठीक है, सर केसी क्या होता है वो पता चल गया, केपी क्या होता है वो पता चल गया। टॉपिक है इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या है। रिलेशन बताते बताते बताते, हम सब ने ये जरूर पढ़ा हुआ है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। इसे बोलते हैं हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन। पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, एन नंबर ऑफ मोल्स हैं, टी टेम्परेचर है, और आर क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्या पी को ऐसे लिख सकते हैं, एन बाय वी आर टी, बिल्कुल लिख सकते हैं। मुझे जल्दी से बताइए ये क्या, ये क्या नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम क्या होता है, सर इसे बोलते हैं मोलैरिटी या कॉन्सेंट्रेशन। क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन। मान लो ये पार्शियल प्रेशर ए का है तो ये कॉन्सेंट्रेशन ए की होगी। अगर ये पार्शियल प्रेशर बी का है, अगर यहां पर पार्शियल प्रेशर बी का है तो ये कॉन्सेंट्रेशन बी की होगी। अगर ये पार्शियल प्रेशर सी का है तो ये कॉन्सेंट्रेशन सी की होगी।
अगर ये पार्शियल प्रेशर डी का है तो कॉन्सेंट्रेशन डी की होगी। जहां जहां पर पार्शियल प्रेशर लिखा हुआ है वहां पर क्या लिख सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन इंटू आरटी, कॉन्सेंट्रेशन इंटू आरटी, कॉन्सेंट्रेशन इंटू आरटी, कॉन्सेंट्रेशन इंटू आरटी। मैं वही कर रहा हूं। जहां जहां पार्शियल प्रेशर लिखा हुआ है वहां लिख रहा हूं, वहां लिखने जा रहा हूं कॉन्सेंट्रेशन इंटू आरटी, कॉन्सेंट्रेशन इंटू आरटी, कॉन्सेंट्रेशन इंटू आरटी, कॉन्सेंट्रेशन इंटू आरटी। पावर आपको पता ही है क्या था, इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सी था, इसका स्मॉल डी था, स्मॉल ए था, स्मॉल बी था। ठीक है सर, क्या ये कॉन्सेंट्रेशन की पावर सी और आरटी की पावर सी हो गया? यस सर। कॉन्सेंट्रेशन की पावर डी और आरटी की पावर डी हो गया? यस सर। कॉन्सेंट्रेशन की पावर ए और आरटी की पावर ए हो गया? यस। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी पावर बी और आरटी की पावर बी हो गया। बिल्कुल सर। क्या के पी, इतना हिस्सा बताइए ये क्या है? ये है ना, बिना शर्माए बिना छुपाए ये बताएं क्या ये के सी है? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, ये के सी है। और ये क्या हो गया, ये न्यूमिनेटर में सर जब बेस सेम होता है पावर ऐड हो जाती है, यानी कि सी प्लस डी आ जाएगा। बेस सेम होता है पावर ऐड हो जाती है, ए प्लस बी आएगा। के पी इज इक्वल टू के सी। जब ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर 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 चला जाएगा, क्या ये साइन ए प्लस बी की जगह माइनस ए प्लस बी हो जाएगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। ठीक है, जब भी कोई चीज ऊपर चली जाती है तो पावर में माइनस आ जाता है, पावर में माइनस आ जाता है। बिल्कुल सर। तो केपी इज इक्वल टू, केपी इज इक्वल टू, थोड़ा ऊपर लिखूंगा क्योंकि मुझे यहां पे इतना हिस्सा चाहिए, ये इतना हिस्सा मेरे को चाहिए। पहला पॉइंट, के पी इज इक्वल टू के सी, आर टी की पावर क्या है? सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। सी क्या था? नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के गैस वाले। डी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स दूसरे प्रोडक्ट के गैस वाले। क्या सी प्लस डी, सी प्लस डी टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट वाले, प्रोडक्ट वाले गैस वाले। यस सर। और ए प्लस बी क्या था? ए प्लस बी नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के गैस वाले, रिएक्टेंट के गैस वाले। हाँ सर, बेसिकली इसको मैंने डेल्टा एनजी लिख दिया। मैं बता देता हूं जिन्होंने पिछला चैप्टर नहीं पता है उन्हें डेल्टा एनजी नहीं पता होगा, मैं बता रहा हूं। नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के गैस वाले, नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के गैस वाले। ये वही है, ये है सी प्लस डी। प्रोडक्ट के गैस वाले, प्रोडक्ट के गैस वाले ऐड कर दिए, रिएक्टेंट के गैस वाले, रिएक्टेंट के मोल्स, दूसरे रिएक्टेंट के मोल्स गैस वाले, वो ऐड कर दिए। ठीक है, अब समझ आ गया होगा डेल्टा एनजी क्या है। दैट इज सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। सी प्लस डी ऐसा कहना, ऐसा कह लो, सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। एक ही बात है, एंड ऐसे लिख दो। ठीक है सर, ठीक है। जल्दी से ये पॉइंट बताइए, अगर एन पी जी ग्रेटर देन एन आर जी आएगा तो क्या डेल्टा एन जी पॉजिटिव आ जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, ये वाली वैल्यू बड़ी होगी, ये छोटी होगी। ये 5 है, ये 2 है, 5 है, ये 2 है। 5 में से 2 जाएंगे, 3 आएगा सर, पॉजिटिव आएगा। क्या ये पॉजिटिव आया? पॉजिटिव +1 आया, +2 आया, +3 आया, +4 आया। क्या इसका मतलब यही है के पी ग्रेटर देन के सी हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात, ऑब्वियस। अरे क्या हो रहा है ये? और अगर एन पी जी लेस देन एन आर जी आएगा, ये वाली वैल्यू छोटी होगी, ये वाली वैल्यू बड़ी होगी। ये 2 है, ये 5 है, 2 में से 5 जाएगा, -3 आएगा। बिल्कुल। तो डेल्टा एन जी नेगेटिव में आएगा। यस, इसका मतलब के पी लेस देन के सी आएगा, के पी लेस देन के सी आएगा। ठीक है, और अगर सर दोनों सेम हो गए,
ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो बेटा डेल्टा एन जी 0 आ जाएगा, 0 0 0। और अगर ये 0 आ गया, अगर ये 0 आ गया, 0 0, किसी की भी पावर 0 1 होता है, 1, आरटी की पावर 0 1 आ जाएगा, 1 को केसी से मल्टीप्लाई करूंगा, केसी रहेगा, केपी इज इक्वल टू केसी आ जाएगा। बिल्कुल सर, इसका मतलब केपी इज इक्वल टू केसी आ जाएगा। अगर टेम्परेचर 12 केल्विन होगा, 12, तब भी आरटी जो है वो अप्रोक्सीमेटली 1 आएगा। सर कैसे कैसे कैसे, मैं बता रहा हूं। आर की वैल्यू होती है 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। आर ये रखना, टी ये रखना, दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेना, 1 आ जाएगा। अब 1 की पावर कुछ भी हो, चाहे 2 हो, -1 हो, -2 हो, -5 हो, 0 हो, कुछ भी हो, 1 की पावर कुछ भी रखो, वो हमेशा 1 ही होता है, वो हमेशा 1 ही होता है। इसका मतलब आरटी अगर 1 है तो केपी केसी के इक्वल हो जाएगा। आरटी की पावर 1 आए, अगर टेम्परेचर 12 केल्विन है तो आरटी की पावर हमेशा कुछ भी हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, अब 1 की पावर कुछ भी हो हमेशा 1 ही रहेगा, यानी कि केपी केसी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है? मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है जी, चलिए चलिए, टाइम हो गया है बिल्कुल। कल हम आपसे मिलेंगे एक रिकॉर्डेड क्लास की फॉर्म में। मुझे पता है आप ये कहना शुरू कर देंगे, सर कल हमारा एआईटीएस है, एआईटीएस है, एआईटीएस है। एआईटीएस के बाद में आएगी ये क्लास, इवनिंग में आएगी ये क्लास, इवनिंग में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमें नहीं पता कि आपका एआईटीएस है। आराम से अपना एआईटीएस की तैयारी करिए, सुबह एआईटीएस दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। मैं उसके लिए आपको ऑल द बेस्ट भी बोलना चाहता हूं। रिकॉर्डेड क्लास आएगी टुमारो इवनिंग में, है ना, 4 या 5 बजे के करीब करीब आपको मिल जाएगी, उसका नोटिफिकेशन आपको सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए, वेलकम 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 वेलकम। ठीक है सर, उसमें क्या करेंगे? उसमें केमिकल इक्विलिब्रियम ही कंटिन्यू करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए फिर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए चलिए, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू बच्चों।